वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊं, आई स्टैंड करेक्टेड। मुझसे एक गलती हुई जिसकी मैं तस्दीक करना चाहती हूँ। वो ये थी कि मारवी समिट जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, उनकी पिक्चर पेरिस में नहीं है, आईफिल टावर पे नहीं, उनकी पिक्चर लगी है टाइम स्क्वायर पे न्यूयॉर्क में। तो उसके बारे में मैं डिटेल शेयर करते हुए थोड़ा सा मेरी ज़बान लड़खड़ा गई, क्योंकि समटाइम्स होता है आप चीज़ें भूल जाते हैं। सो आई स्टैंड करेक्टेड अगेन आई वुड से। और अब बात करते हैं ज़रा आर्ट की, आर्किटेक्ट की दुनिया की। तो हम कर चुके हैं बात, तो जब आर्ट की बात करते हैं, ख़त्ताती एक ऐसा फ़न है जिसको, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहते हैं कि ये डिजिटलाइजेशन की वजह से मुतासिर हुई हैं, तो इसमें जब हम आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट भी थोड़ा सा मुतासिर हुआ है, लेकिन इतना मुतासिर नहीं हुआ, क्योंकि ख़त्ताती की अहमियत आज भी बरकरार है अपनी जगह पे। और ख़त्ताती की जब हम बात करते हैं तो बहुत से मौज़ूआत को भी ख़त्ताती के ज़रिए जो है वो उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। वैसे तो हम इस्लामिक कैलीग्राफी की बात करते हैं तो उसकी अपनी एक ब्यूटी है, अपनी एक पहचान है, अपनी एक रवायत है हमारी, लेकिन इसके साथ साथ शिद्दत पसंदी, बेसब्री, अदम बर्दाश्त, अदम तवाज़ुन, इन चीज़ों को भी अपनी इस तरह की राइटिंग्स के ज़रिए जो है उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको कोशिश की जाती है कि उनको एड्रेस किया जा सके। तो आज हमारे साथ जो ख़त्तात मौजूद है, उनको जनाब उनकी खिदमात के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाज चुके हैं 2018 में, और कैनवस पर सोने के वक्त के साथ ख़त्ताती का जो काम है उसका भी एजाज़ रखते हैं। इसके अलावा इमाम काबा जब पाकिस्तान में मौजूद थे तो वो भी इनका काम यहाँ से लेकर अपनी सऊदी अरब वापस गए, और इसके अलावा इस्लामाबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ निजी और सरकारी इमारतों में इनका काम बहुत ही खूबसूरती के साथ मौजूद है, जो इस्लाम की भी अक्कासी कर रहा है, इस्लाम का ये फ़न ख़त्ताती इसकी भी अक्कासी कर रहा है, और फिर पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी इसमें नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वासिल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम वासिल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि वासिल भाई को पीटीवी के नाजरीन तो देखते रहे हैं काम करते हुए ड्यूरिंग द रमज़ान ट्रांसमिशन जो हमारी हो रही थी रमज़ान पाकिस्तान, उसमें इफ्तार ट्रांसमिशन पीटीवी होम पे बिल्कुल इनको देख रहे थे, काम कर रहे थे। इसके अलावा बहुत अरसा दराज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पर रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से ये शामिल होते रहे और ख़त्ताती के फ़न को वहाँ पर फ़रोग़ भी देते रहे और सिखाते भी रहे हैं। सो वासिल भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम और मुनफरिद काम है, क्योंकि आप सोने के वर्क का इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं। ये काम होता क्या है, इसके बारे में तो कुछ बताएं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्ताती बुनियादी तौर पे तो खूबसूरत लिखना ये काम का आगाज़ जैसे होती है उसकी एक एडवांस फॉर्म जी, उससे भी अगर एडवांस फॉर्म है वो कैलीग्राफी ख़त्ताती। खुशखती पहले की बात, ये किताबत थी खुशखती। तो अगर हम देखेंगे कुछ अर्सा पहले तक कंप्यूटर के इजाज़त से पहले तक हाथ के साथ काम करने को बहुत ज़्यादा रवायत के तौर पर तस्लीम किया जाता था। हमारे अखबारात, किताबें, बकिया जितनी भी दस्तावेज़ात थी, सरकारी निजी दस्तावेज़ात थी, वो हाथ के साथ ही लिखी जाती थी। लेकिन ख़त्ताती के आने के, वो कंप्यूटर के आने के बाद ख़त्ताती का ये जो पहलू है ये कंप्रोमाइज़ भी हुआ है, कंपोजिंग उसकी जगह पे आ गई है, किताबत ख़त्म हो गई है। लेकिन ख़त्ताती का जो दूसरा पहलू है वो तख्लीकी पहलू है, वो बहुत अहम है। जो रूहानी और तख्लीकी पहलू है उसमें वो मुतासर नहीं हुआ, बल्कि वो और निखर कर सामने आया है, जिसमें तुर्की में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया इस मैदान में, फिर ईरान में, अरब दुनिया में बहुत काम हुआ है, और पाकिस्तान में भी उसके बाद से बहुत काम हुआ है इस हवाले से। और ये जो काम है इस हवाले से देखा जाए ये बड़े कैनवस पे काम होता है, बड़े साइज़ के अंदर। कंपोजिशन इसमें बहुत अहम होती है कि आप जब कोई एक आयत को लेते हैं उसको ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन में या नॉन ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन में फिर पेश करे, ये काफ़ी टेक्निकल काम होता है, काफ़ी मुश्किल होता है कि जब आपको खुद से काम को कंपोज करना होता है उसमें काफ़ी वक्त भी लगता है। और ये यहाँ पे सिर्फ खुशखती नहीं आ जाती, बल्कि उससे आगे जो ना वो स्पेस को पूरा मैनेज करना, प्रेजेंट करना, एक पेंटिंग के तौर पे लेके आना, इस पर क्रिएटिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा, तख्लीक के साथ इसको पेश करना। और ये जो पहलू है ख़त्ताती का मुतासर नहीं हुआ, बल्कि ये मज़ीद आगे बढ़ कर सामने आया है, चूँकि पता चल गया कि कंप्यूटर की ये हद है, वहाँ तक वो कर सकता है, वहाँ वो बेबस है, उससे आगे हाथ का काम है, इंसान का काम है, उसके शौक का काम है, उसकी जो रूहानी तौर पे अकीदत वबस्तगी उसका काम है, तो वो ज़्यादा निखर के सामने। अच्छा, आपको एक तवील अरसा हुआ काम करते हुए बतौर आर्टिस्ट या कैलीग्राफर, आपने कहाँ से सीखा, कब अपने सफ़र का आगाज़ किया, और विद पैसेज ऑफ टाइम आपको क्या लगता है कितना निखार आया आपके काम में? देखिए, अगर ये बात की वक्त के साथ कितना निखारा है तो मैं समझता हूँ हर आने वाला नया जो दिन होता है वो कुछ नया सीखने के हवाले से होता है। कभी भी जमूद का इंसान को शिकार होना भी नहीं चाहिए। आगाज़ कब से किया, अगर मैं अपने एहसास को शेयर करूँ,
जी, मुझे लगता है कि जब मैंने अपना अक्ल या शौक की आंख जैसे खोलते ना, तो उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मोहब्बत थी वो कलम थी, किताब से या किसी और चीज़ से नहीं। और स्कूल जाने का शौक़ भी इस वजह से था कि वहाँ पे हम कलम के साथ तख्ती लिख सकते हैं, तो इस वजह से स्कूल जाना अच्छा लगता था। तो हमेशा फिर जब स्कूल लाइफ में आगे बढ़े, कट पेन के साथ लिखने असासा बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमेशा इसके हवाले से रहनुमाई की और आगे बढ़ते काम करते चले गए। तालीम में वो साइंस पढ़ी, बीएससी एमएससी उस तरफ, लेकिन चूँकि अंदर ये मौजूद था, फ़न था अपने कल्ब में, रूह में, दिल दिमाग सब जगहों पे यही था, तो इससे हट नहीं सकते थे। फिर यही किया। और मोहम्मद रिज़ाई साहब मेरे रहनुमा हैं, उस्ताद हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से पाकिस्तान में ख़ताती बहुत आगे बढ़ रही है। उन्होंने ख़ताती को सही मानों में, जो तुर्कों का अंदाज़ है, ईरानियों का अंदाज़ है, या बैनुल-अक़वामी सतह पे मेयार जो है ख़ताती का, वो सही मानों में उन्होंने मुतारिफ़ करवाया है। तो उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है उनका, और मुझे भी एजाज़ है कि मैंने उनसे रहनुमाई हासिल की। बिल्कुल, बल्कि एक और शख्सियत के यहाँ पर जिक्र ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बात मुकम्मल नहीं होगी। अरब की दुनिया के बहुत बड़ा नाम आप भी जिक्र कर रहे थे, बगदादी जी। अभी 3 रोज़ कबल, 4 रोज़ तकरीबन कबल अब्बास बगदादी साहब, ये अरब की दुनिया के सबसे बड़े खत्तात थे। पिछले कोई 5 दहाइयों में, 50 साल में शायद उनसे बड़ा कोई और नाम नहीं था। हाशिम बगदादी साहब के शागिर्द थे और 3-4 रोज़ कबल उनका इंतकाल हो गया। और अरब दुनिया खतातीन वो स्पेशली कहते कि अब हम समझते कि जैसे कोई यतीम हो जाता है, हम इस तरह से यतीम हो गए, क्योंकि उनके जो शागिर्द है वो सिर्फ इराक़ में नहीं मौजूद थे, बहुत ज़्यादा अरब दुनिया में, लबनान में, सऊदी अरेबिया में, मिस्र में, इराक़ के अलावा और बहुत ज़्यादा ममालिक में। ख़ुद भी जब कई ममालिक में हमें जाना होता, वहाँ देखते तो बहुत ज़्यादा स्कूल, वो जो हसासा होता है, खताती के स्टूडेंट्स होते हैं या नए सीखने वाले कोई भी जो होते हैं, वो कहते हैं कि हम जो ना बगदादी साहब का स्कूल ऑफ थॉट फॉलो कर रहे हैं। ये बड़ी बात होती है कि उनके अंदाज़ को, उनके असलूब को फॉलो करें, उनको आगे लेके बढ़े। तो खताती की दुनिया में इसी तरीके से वो भी जिंदा रहेंगे और उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा, तो दुआ का सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल, उनके लिए हम भी दुआ करते हैं, सबसे गुजारिश भी करते हैं। आपका काम करने का अंदाज मुनफरिद है, और फिर उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ों का शुमार होता है? आपके कलम मुनफरिद होते हैं, आपके सोने का वर्क जो है ये पहले लिया जाता है, इसके ऊपर किस इंक का इस्तेमाल होता है, ये कैसे कैसे मरहलावार चलता रहता है स्टेप, यह तो हमें समझाइएगा। अगर इसकी स्टेप बाय स्टेप बात की जाए तो 2 मीडियम में इस पर काम होता है। अगर कागज़ पे करना तो सबसे अहम बात यह कि एसिड फ्री पेपर होना चाहिए। अगर उस पेपर की बुनत में अगर तेज़ाब शामिल है तो वो सोने के वर्क को खा जाएगा, वो स्याह हो जाएगा। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग यही शिकवा करते हैं, हम गोल्ड लीफ के साथ काम करते हैं लेकिन वो ब्लैक हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो कागज़ इस्तेमाल करते हैं वो एसिड फ्री नहीं होता। तो उसकी कुछ खास पहचान होती है पेपर? जी, वो उसकी पहचान भी होती है, वो और तरह का थिक भी होता है, और पाकिस्तान में सिर्फ 1-2 जगह से मिलता है, और कभी बास का जब इम्पोर्ट बंद होती तब वो नहीं मिलता। रमज़ान में मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी लेकिन बहुत कम मिल गया। दूसरा कैनवस पे होता है। कैनवस को भी बहुत प्रॉपर ट्रीट करना पड़ता है। कैनवस में भी ये चीज़ें, इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा, कैनवस टेक्सचर फ्री होना भी चाहिए और मजबूत भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर टेक्सचर होगा तो इसके एजेस ख़राब हो जाएंगे। जैसा कि कैनवस पे काम है, सबसे पहले हम इस पर ख़ताती करते हैं। ये हमने कैलीग्राफी की इसकी, और ख़ताती करने के बाद हम इस पर गम, स्पेशल किस्म की होती है, गम अरेबिक या इटालियन गम, वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद सोने का वर्क कि जो कि बड़ा नाजुक सा होता है, जैसे चांदी का वर्क खानों पर लगाते थे, इसी तरह सोने का वर्क होता है। उसको तो काट के पेस्ट करते हैं। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि उसको स्टेप बाय स्टेप आप रखते जाते हैं। जी जी जी। और पूरा तो कितनी सी मिकदार में उसको उठाते होंगे, या पूरा उसको उठा के और कट करके प्लेस करते हैं? छोटे-छोटे पीसेस, छोटे-छोटे पीसेस। तो बड़ा तो उठा ही नहीं सकते, उठाएंगे वो टूट डेफिनेटली। अच्छा, इसकी जो ब्लैक सरफेस है वो भी शाइन कर रही है, ये भी कुछ खास मटेरियल है? इसको हम ट्रीट करते हैं कैनवस को, जैसे अभी पेपर की पहले बात की थी, उसकी ट्रीटमेंट इसको प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व करने के लिए इसके ऊपर कुछ फिक्स टेप, कुछ और चीजें लगाई जाती है ताकि इसकी, और ये लाइट में ज्यादा निखर रहा है। वहां पर पड़ा हुआ था, थोड़ा सा ब्लैकिश टोन दे रहा था। ये देखिए बाबा ज्यादा कज़ालन फ़ाहदा। अब शुरू में हम बात कर रहे थे कंपोजिशन की। अब अगर इस आयत की बात करें तो ये दोनों तरफ वाव लिखा हुआ, जो कि इस आयत का हिस्सा है, बाबा ज्यादा कज़ालन फ़ाहदा। अब इस आयत के हवाले से कंपोजिशन जब आर्टिस्ट करता है तो वो सोचता है कि कोई ऐसा अंदाज पेश किया जाए जो इस आयत के मानी को ज्यादा बेहतर तरीके से। कुछ तराजुम ऐसे हुए जी कि जब हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऐसा पाया तो अपनी राह दिखलाई, जबकि मुझे यूँ लगता है कि इस आयत का तर्जमा ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत की शिद्दत में पाया तो अपने पास बुलाया। वसल में, मिराज शरीफ में वो जो आयत, तो ये वाव वसल की कैफियत है।
वो क्या काबा बात कोसैन का हसी मंजर क्या आईना बात है, आईने इसके के सामने। क्या पीछे पूरा खूबसूरत थॉट है, आपने पूरी इसको- कंपोजिशन है। वो मोहब्बत की शिद्दत से मेराज का सफर और वसल की कैफियत देखिए सुभान लगे ना अल्लाह, वो, बहुत और खूब। दोनों Very के beautiful. दरमियान में भी अगर देखें तो ये जो जैसे वो काबा कोसैन की ये जो कहा वाह, गया था वाह। कि 2 कमान या उससे कम फासला, वही फासला है, वसल भी है और उस आयत को, तो ये कंपोजिशन के अंदर ये चीज़ इसका बड़ा ख्याल रखना होता है कि Very हमने beautiful. आयत का जो मायनी है वो नजर आना चाहिए। इसी तरीके से ये देखिए अल्लाह हू है, ये भी हू जो ये 12 दफ़ा लिखा हुआ है पूरे दायरे में, क्योंकि कायनात इस तरीके से तो पूरी कायनात वज्द यही में। जिक्र करे कि हू वो है, वो कौन है, वो अल्लाह की ज़ात है। तो जो भी Very कंपोज किया जाता है ना उसके अंदर कुछ मायनी होना चाहिए। और अच्छा, ये जो गोल्ड लीफ हमारा यूज thought होता है process। इसकी लाइफ कितनी होती है? अगर इसको देखा जाए तो ये प्रिजर्व अच्छे तरीके से किया जाए और सही तरीके से पूरा अब जो ये एहतियात preserve हो उनका गया। काम, जी ये सारे गोल्ड लीफ के काम ठीक है। इनका एहतियात अच्छे तरीके से किया जाए तो इसको कभी भी कुछ नहीं होता, यानी कि 100 साल नहीं मैं कह रहा हूं, बल्कि इससे भी ज़्यादा 2, 4, 5 साल तक बिल्कुल ऐसे फ्रेश है जैसे आज आपने काम किया हुआ है। ये इतना ज़्यादा हमेशा रहने वाला और बिल्कुल पायदार काम है। अरे बहुत खूब, Very nice, बहुत very beautiful. अच्छा। वासिल भाई, आपने शुरू खत्ताती से किया था, आपने भी अपना काम? जी, आगाज़ में मैंने खताती बचपन से बताया जैसा कि शौक़ था करते आए, लेकिन मुझे चूँकि दूसरे मौज़ूआत सब्जेक्ट पढ़ने का भी कुछ इत्फाक हुआ, साइंस आर्ट के साथ साथ नफ्सियात और मुख्तलिफ मौज़ूआत एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, तो मैंने उन सब के ज़रिए फिर खताती को समझा और ठीक है। खताती के ज़रिए उनको समझा। तो वो इन मुझे दोनों समझ आ गई, लेकिन फिर यहाँ तक पहुँचने की वजह क्या बनी? ये गोल्ड वर्क जो है ये काम करने क्या आया? पाकिस्तान में कोई पहले मौजूद नहीं था जो ये जी, काम कर रहा था या दुनिया क्या? में पेंटिंग में कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से इस्तेमाल होता था, और जो पुराने असाज़ा थे उन्होंने भी सोने का वर्क इस्तेमाल किया है, पूरा पूरा कुरान पाक भी इसके साथ लिखने की कोशिश की गई, लिखा गया है। लेकिन मेरा इस तरफ आने का कैसे हुआ था, 2010 में पहली दफ़ा मैंने इस पर काम किया था, आज से तकरीबन 13 साल कबल। इस तरीके से था कि जब हम कोई आयत या नाम लिखते हैं, वो चूँकि नाम जो है या लफ्ज़ जो है इस कायनात का सबसे बड़ा लफ्ज़ होता है, जैसे अल्लाह लिखा, इस पे मोहम्मद लिखा, तो फिर क्यों ना उसके लिए जो हमारे मटेरियल पास भी जो इस्तेमाल- सबसे बेहतरीन मीडियम है हम उसमें पेश करें, क्योंकि माशाअल्लाह। हमने उनकी बारगाह में पेश करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के हुजूर पेश करना है, तो जो हमारे पास सबसे बेहतरीन अच्छा, मीडियम है उसमें पेश करने की वासिल भाई, कोशिश की वजह से आपने इस पे काम इससे हट के इस्लामिक टाइम फ्रेम और इन चीज़ों से हट के किसी चीज़ पे कभी काम किया? मैं क्योंकि ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ कैफियत में तब्दीली आती है अगर आप ये काम कर रहे हो या एक नॉर्मल आर्ट ऑफ वर्क कोई नॉर्मल आर्ट पीस बना रहे हो तो? जी, मैंने कैलिग्राफी के साथ ही दूसरे कुछ मीडियम को अटैच किया, जैसा भी आप थोड़ी देर पहले काम दिखा रहे थे ना, वो पोस्ट मॉडर्निज्म का एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। उस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को कैलिग्राफी को इमर्ज किया है, और पूरा वो 21वीं सदी का जो हमारा सोशो पॉलिटिकल कल्चर इस वक्त पूरी दुनिया के जो हालात है, उस हालात के मुताबिक जो दुनिया की नफ्सियात है, अपने काम के साथ एब्स्ट्रैक्ट वो आर्ट, और फिर उसका सोल्यूशन क्या कैलिग्राफी के जरिए वो पेश करने की कोशिश की थी। मेरी पिछली जो नुमाइश थी वो इसी हवाले से। तो आपने जो कहा ना मुख्तलिफ फॉर्म जो है, तो वो जो भी फॉर्म की आइडियालॉजीज है उसको मैं अपनी खताती के साथ इमर्ज करने की कोशिश कोई करता हूं। ऐसा फन पारा जिसपे आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली हो, जो आपको याद रह गया हो? जब कोई भी काम करते हैं ना, वो हमेशा मोहब्बत के साथ किया जाता है, इसमें और कोई शक मोहब्बत नहीं है। हमेशा याद रहती है। कोई ऐसा काम नहीं होता जिसको कोई बुला खास दिया चीज जाए। जिससे कोई याद जुड़ी हो? याद तो सभी है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम है, वो एक बहुत बड़े साइज का फन पारा अल्लाह था, अकबर, सुभान और अल्लाह, बहुत 99 खूब। नेम्स था, एक ही फन पारा था 4 बाय 4 फीट का। वो मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने Very काम nice. किए, मुझे सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे सलामत रहे। बहुत शुक्रिया वासिल भाई फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके फ़न को सलामत रखे, इसी तरीके से ये बरकरार रहे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर बहुत अहम टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है, दैट इज़ हज की पॉलिसी 2023। बहुत सारे आज़मीन हज यहाँ से पाकिस्तान से रवाना हो रहे हैं। एक ब्रेक हमारे साथ रहे। आम मकामात में दाखिले से मुताल्लिक अदम इम्तियाज, आम तफरी गाहों या जमा होने की जगहों में जो सिर्फ मजहबी अगराज के लिए मुख्तस ना हों, आने जाने के लिए किसी शहरी के साथ महज नस्ल, मजहब, जात, जिन्स, सकूनत या मकाम पैदाइश की बिना पर कोई इम्तियाज रवा नहीं रखा जाएगा। कानून अवाम के हकूक का मुहाफिज।
मगर जब अवाम ही अपने कानूनी हकूक से लाइल्म हो तो ये इनके हसूल के खातिर आवाज कैसे उठा सकते हैं। इसीलिए हम लाएंगे आगाही कानूनी हकूक की, क्योंकि मजलूम के खातिर चाहे सब खामोश रहें, कानून बोलता है। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून जुमा हफ्ता सिर्फ PTV न्यूज पर। लोग तुझे प्यार करते हैं, आपकी मोहब्बत है, मैं कहाँ और आप कहाँ। अरसा गायब कहाँ रहे हैं, कोई शादी वादी तो नहीं कर ली दूसरी? अभी तो मेरी सिर्फ मंगनी हुई है, एंगेजमेंट। अरे मंगनी हुई है? सियाने ये कहते हैं कि शादी जो है ना जरा पक्की उम्र में होनी चाहिए, पक्की टीट उम्र नहीं होती जैसे। मेरे PTV हो गया, रेडियो पाकिस्तान हो गई, एकेडमी का दर्जा रखते हैं। हाँ, मेरी एक फुफ्फो है, हाँ, वो अल्लाह का करम उस पे ऐसा है कि अगर वो आलू पकाए या मोंगरे पकाए, जो भी पकाए, मगर टेस्ट आपको बैंगन का आएगा। डार्लिंग, तुमने तो PTV के बड़े दौर देखे हैं यार, कोई याद ही हमारे साथ शेयर करो। मोहे शादियां वाला सीजन आयो, शक्कर भंडारे मोहे शादियां वाला सीजन आयो। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा, क्योंकि जैसे ही छोटी ईद गुजर जाती है उसके बाद तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के घर जाना चाहते हैं हज की नीयत से, उसके लिए पूरा साल वो मेहनत करते हैं। कोई पैसे जमा करता है, कोई पासपोर्ट के लिए स्ट्रगल करता है, कोई कुछ ना कुछ अपना जो भी वो तरीका इख्तियार कर सकता है उसके लिए पूरी एफर्ट्स करता है कि वो हज पे जा सके। लेकिन क्योंकि एक लिमिटेशन होती है, हर साल कोटा मुख्तस होता है कि इतने लाख लोग या इतने हज़ार लोग पाकिस्तान से जा सकेंगे। अब जो लोग जा सकते हैं उनके लिए तरीक़ाकार क्या होता है, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और जो लोग साहिब इस्तात भी हैं उनके लिए क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उनके लिए रास्ते हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। बिल्कुल जी, यकीनी तौर पर हज एक बहुत ही अहम फरीज़ा और हर मुसलमान की एक कोशिश होती है और हर मुसलमान के दिल से ये कैफियत होती है कि दुआ हर साल ये होती है। और ख़ास तौर पर हम तो उस दिन भी जिक्र कर रहे थे कि सऊदी अरब की हुकूमत का शुक्रिया कि जिस तरीके से 2 चैनल्स हमारे पास मौजूद हैं उन पर लाइव कवरेज मिलती रहती है। तो हर वक्त उनको देखकर दिल करता रहता है कि मस्जिद नबवी में हम भी मौजूद हों, रोज़ा रसूल के सामने, उसके अलावा काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो, हम लोग भी वहाँ पर जाएं, तवाफ़ करें, हज के महीने में जाएं, हज करें, या फिर रमज़ान के महीने में जाएं। लेकिन ख़ास तौर पर हज के हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम होगा और वो तमाम ही हुज्जाज कराम जो यहाँ से जा रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी हाज़िरी कबूल फरमाए और इसके साथ साथ उनका सफ़र बहुत अच्छा करे। और उसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत बहुत फैसिलिटेट कर रही है, हर दौर में करती आई है, लेकिन इस दफ़ा भी बहुत ख़ास तौर पर फोकस किया जा रहा है। कोविड के बाद की भी सिचुएशन में बहुत फोकस किया गया था, लेकिन इस साल के हवाले से जो क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं उसके ऊपर हम लोग शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 2 अहम शख्सियात जो हमें तमाम तर मामलात से आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर वजारत मजहबी उमूर जनाब हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर जनाब मोहम्मद उमर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, बहुत शुक्रिया आप लोगों की। तबीयत ठीक है आप लोगों की? जज़ाकल्लाह।
हाफिज साहब, आपसे आगाज़ करूंगा हज की अहमियत के ऊपर ज़रा से आप रोशनी फरमाएं, फिर हम आगे जो है बढ़ते हैं और फिर डिस्कशन बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज इस्लाम का अहम रुकन है बेशक। और इसकी अहमियत की इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके सबसे पहले जो फ़लसफ़े हज, जो इसका जो मकसद है, दो अहम पहलू इसमें है। नंबर 1 एक तज़किया नफ्स यानी बातनी पहलू। वाह, सुभान। जो हज की रूह जिस मकसद के लिए वो जा रहा है उसका मकसद हूबहू उसको हासिल हो जाए, उस इरादे से, यानी जाने से पहले अपने दिल में निदामत, पशेमानी हो, ताइब हो कि मैं किस मुक़द्दस जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ की कितनी फ़जीलत है, वहाँ की कितनी अज़मत है, और ये तसव्वुर करके जाए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ अपने गुनाहों की सफाई के लिए। जिस तरह हदीस मुबारका में अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाजी जब हज कर लेता है तो इस तरह गुनाहों से साफ़ हो जाता है जैसे माँ के पेट से जिंदा हो बच्चा। तो उसका मिसदाक बनने के लिए ये हज का बातनी रूह है। दूसरा इसमें जो पहलू है वो ज़ाहिरी पहलू है, यानी हज के इंतज़ामी उमूर, क्योंकि बातनी जो हुसूल है उसके मकसद के लिए उसके जो ज़ाहरी आमाल जो उमूर है इंतज़ामी, उसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। हज के सफ़री दस्तावेज़ात हैं, उसकी ज़रूरियात, उसके अखराजात, उसके अलावा सेहत, जो भी उसकी ज़रूरत उसके हवाले से चीज़ें हैं, वो सारी सफ़री दस्तावेज़ात, कपड़े, जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूरी। हाफिज साहब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ हमें बढ़ना है। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट मुल्क भर में एक ही तारीख पर इंतखाबात के इनेकाद का मामला, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इसहाक डार का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। हुकूमत और अपोजिशन मुल्क में एक तारीख पर इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक हैं। जवाब में ये कहा गया है तहरीक इंसाफ ने तमाम इंतखाबात एक तारीख पर कराने पर इत्तेफाक किया है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी एजाज, मजीद तफसीलात से आगाह करें। जी, हुकूमती इत्तेहादी जो टीम थी उनके सरबराह इसहाक डार वजीर खजाना का जवाब जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया है और अटॉर्नी जनरल की तवज्जो से ये जवाब जमा कराया गया है। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इंतखाबात के इनेकाद के ऊपर मस्बत पेशरफ्त हुई है और जो तहरीक इंसाफ है वो मुल्क भर में तमाम इंतखाबात एक ही रोज़ पर कराने पर मुत्तफिक है। उनका ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ जो असम्बली तहलील होनी है, कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान असम्बली, उसकी तहलील होने की तारीख पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, लेकिन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये कहा गया है जवाब में कि बेहतरीन कौमी और मुल्की मफाद में जो मुज़ाकरात का अमल है उसको दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। और ये भी कहा गया है कि जो तहरीक इंसाफ है वो भी एक ही रोज़ इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। जी, बहुत शुक्रिया एजाज आपके। और ख़वातीन हज़रात, एक सुप्रीम कोर्ट मुल्क भर में एक ही तारीख पर इंतखाबात के इनेकाद का मामला मस्बत पेशरफ्त सामने आई है। इलेक्शन के मामले पर फ़रीक़ैन के मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई, जबकि तहरीक इंसाफ ने तमाम इंतखाबात एक ही तारीख पर कराने पर इत्तफाक कर लिया है। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। उमर साहब, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, वज़ीर मज़हबी उमूर, उन्होंने बहुत काम किया इसके लिए और वो कहा करते थे कि वो कम से कम अखराजात पे लाने की कोशिश करेंगे, मिनिमम जितना हो सके। अभी वज़ारत मज़हबी उमूर किस तरह काम कर रही है, कितना काम हो चुका है, हुज्जाज कराम को किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, मैं चाहती हूँ आप इस बारे में शेयर करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह है कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने ही हज पॉलिसी का ऐलान किया था और बताया था और खुशखबरी दी थी कि सऊदी अरब ने कोटा बहाल कर लिया। जो कोविड की वजह से मुल्की कोटा मनसूख था या लिमिटेड लोग जा रहे थे, तो इस साल 2023 में 1,80,000 का कोटा हमें मिल चुका और उसमें फिर ऐलान के मुताबिक 50% सरकारी स्कीम और 50% प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए लोगों ने जाना था। तो माशी मुश्किलात की वजह से फ़ाइनेंस डिवीज़न की मुशावरत से ये तय किया गया कि जो सरकारी स्कीम है यानी तकरीबन 88,000 लोग हैं, उनमें से तकरीबन 44,000 को आप रेगुलर हज स्कीम के ज़रिए और जबकि बकिया 44,000 को आपने स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के ज़रिए भिजवाना, जिसमें बाहर से डॉलर की वो पेमेंट का मसला था। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी चीज़ें कंप्लीट हो गई, सारी दरख्वास्तें हमारे पास आ चुकी। अब ये है कि आगे इनकी हमने ट्रेनिंग का आगाज़ कर लिया है और मुल्क के तकरीबन 10 हाजी कैंपों के ज़रिए और तहसील लेवल पर ट्रेनिंग्स जारी हैं, जो कि 27 अप्रैल से शुरू हुई थी। जिस तरह आप सब ने जिक्र किया, तरबियत बहुत ज़रूरी है और मनासिक हज भी और उसमें इंतज़ामी अमूर भी।
इसमें यह है कि ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं उनका पहला फ़ज़ाई सफ़र होता है जी। और उसके अलावा हज भी एक ऐसी बात है कि रोज़मर्रा यहाँ पे नहीं मुमकिन, मखसूस दिनों में है और मखसूस मुकामात में है और ये 5 दिन के इसके मनासिक हैं जो कि वहाँ पर अदा किए जाते हैं। तो और लोग, आपको पता है कि अपनी जमा पूंजी किस तरीके से जमा करके लोगों की एक लाइफ टाइम उनकी एक आरज़ू होती है कि वो जाएं, तो उसके लिए वजारत भी यही कोशिश करती है कि इनकी इबादत बड़े अच्छे तरीके से हो, इनका सफ़र बड़े अच्छे तरीके से हो। दूसरा ये है कि हम जब बैरून मुल्क में जाते हैं तो पाकिस्तानी सफ़ीर के तौर पर जाते हैं और वहाँ पर बाकी अक़वाम भी सारी मौजूद होती हैं, तो सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हाँ। तो हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम जब जाएँ तो हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा नज़्म ज़ब्त कैसा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके अलावा फिर इबादत भी हम अच्छे तरीके से करें, जिस तरह आप साहब ने कहा कि सारे फ़यूज़ व बरक़ात वहाँ से ले के हम अच्छे तरीके से खैर खैरियत के साथ पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश भी होता है। इस दफ़ा आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन 25 से 30 लाख के दरमियान लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, शदीद रश होगा माशाल्लाह। दूसरा ये कि इस दफ़ा हज जो आ रहा है तकरीबन 26 जून से 1 जुलाई के दरमियान होगा और जो कि शदीद तरीन गर्मियों का मौसम है और सऊदीया में तो वैसे भी गर्मी बड़ी शदीद पड़ती है और हम वहाँ पे गए हुए, आप सब भी गए हुए हैं, जाके हम हैरान होते हैं कि संगलाख वादी गैर ज़रा संगलाख पहाड़ वहाँ पर और वहाँ पर गर्मी का आलम। फिर ऐसे मौके में फिर जब हम अपनी एसी बिल्डिंग से निकल कर हज के 5 दिनों में हमने वादी मीना में आना है जहाँ पे खैमे हैं और फिर लोगों का भी वो एक महदूद वादी है, वहाँ पर जगह भी रिहाइश की बड़ी मुख्तस है। मैं चाहूँगा बट साहब इसको हम मरहलावार आगे लेकर बढ़ें, क्योंकि साथ साथ हाफिज़ साहब से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि दुनियावी लिहाज से ये तमाम चीज़ें बहुत अहम हैं कि आप एक सफ़ीर बनकर जा रहे हैं मुल्क के बाहर, लेकिन इस्लाम की रूह से हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं जब आप यहाँ से हज के लिए रवाना होते हैं? जी, दीनी लिहाज से वही कि जब इतना फ़रीज़ हज है और ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, जो जा रहा है वो भी खुश नसीब यही सोच रहा होगा कि मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा एक ऐसी जगह पे मुझे मौका मिल रहा है। तो इस्लामी लिहाज से हर तरह से यानी ज़ाहिरी और बातनी यानी उसके आमाल के लिहाज से जो है हर चीज़ का उसको ख्याल रखना ज़रूरी है। और वहाँ जो एक बड़ा जो फ़लसफ़ा जो हज हमें जो समझ में आ रहा है कि अगर आदमी इस ज़ाविये के एतबार से देखा जाए कि मुख्तलिफ़ कौमों के, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के और मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग जो हैं, सबके जो लिबास है एक जैसा है, सबकी ज़ुबान पे कलमा एक है, एक जगह पे खड़े हैं और एक वहदहु ला शरीक के बारगाह में तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का सदा लगा रहे हैं। और यही जो सबक है जो वहाँ हमें जो मिल रहा है अक़वाम आलम और मुसलमानों के लिए एक होने का। बिल्कुल कि सब मुसलमान बहुत एक बराबर। खूबसूरत अंदाज में सर आपने बयान फरमाया। अच्छा बट साहब, अभी जो हुज्जाज कराम जाएंगे उनके लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से क्या फैसिलिटीज़ ऑफ़र की जा रही हैं इस दफ़ा? जी बिल्कुल, देखिए जो हज पैकेज है जो हमने अखराजात लिए हैं, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इसमें उनकी कंप्लीट ज़रूरियात हैं। सबसे पहले यहाँ से अगर शुरू करें तो उनकी तरबियत है, उनको कुछ हम तरबियती मवाद देते हैं। मिसाल के तौर पर ये रहनुमाए हज एक किताब हमने तैयार की है, हर हाजी को दी जाएगी। इसके अलावा इसकी PDF भी साथ, क्योंकि सोशल मीडिया पे नौजवानों का दौर है तो सोशल मीडिया पे वेबसाइट पे इसकी PDF भी अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ सऊदी ऐप्स भी हैं, वो भी हम बार बार अपनी फेसबुक पेज से या वेबसाइट से हम बता रहे हैं। और हाजी कैंपों में भी ट्रेनिंग का 3D ट्रेनिंग्स है, उसका हमने आगाज़ कर दिया। तरबियत है यहाँ पे, इसके अलावा वैक्सीनेशंस हैं जो कि हाजी कैंप से ही लगेंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का इकट्ठ है तो इसलिए बीमारियों से भी हिफाजत हाजियों की बहुत ज़रूरी है। फिर फ़ज़ाई सफ़र है, 2 तरफ़ा टिकट है। फिर अब जब हाजी सऊदी अरब पहुँच जाएगा, जद्दा या मदीना मुनव्वरा उसकी लैंडिंग होगी। वहाँ पे हमारे लोग होते हैं रिसेप्शन के लिए, फिर वहाँ पे उनको बस में बिठा के ले जाएंगे मक्का या मदीना मुनव्वरा। उधर रिहाइश है उनकी 40 दिन की, 8 दिन मदीना में क़याम है और तकरीबन बाकी 27 दिन शायद मक्का में क़याम है। इसके फिर 40 दिन का खाना है 3 वक्त का। इसके अलावा फिर जो मीना के 5 दिन हैं, मीना मुज़दलिफ़ा इरफात के, वो मकातिब उनकी भी हमने वो पेमेंट इसी में शामिल है। इसके अलावा फिर वापसी का सफ़र सारा, और जमज़म भी है 5 लीटर का।
सिर्फ उनको इस बार कुर्बानी जो है वो तकरीबन 800 से 1100 रियाल के दरमियान कुर्बानी वो उन्होंने खुद करनी है। अच्छा, इस दफ़ा कुर्बानी अलहदा है? कुर्बानी अलहदा क्योंकि उसके चार्जेस लेट आए थे, ठीक, तो वो हमने पैकेजिंग का ऐलान करना था, इतना देर कर नहीं सकते। हज तो एक मखसूस दिन में बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए फिर कुर्बानी उन्होंने वो हम इनकी रहनुमाई करेंगे। उनको यही हमने कहा कि 800 रियाल से 1100 रियाल जानवर के फ़र्क के हिसाब से ये कुर्बानी के आप पैसे साथ ले जाएं, प्लस आप 2-1 हज़ार अपने साथ ज़्यादा राह के लिए रखें। लेकिन खर्चा इनका जो उन्होंने शॉपिंग करनी वही है, बाकी हर चीज़ इनकी वहाँ पे पेड है। और वो 40 दिन का इनका क़याम और सारी बोर्डिंग लॉजिंग हर चीज़। और इस सारे प्रोसेस पे कितना खर्च आएगा अगर आप कुछ अंदाज़ा हाँ बता जी, ये नॉर्थ और साउथ से 11,75,000 और 11,65,000 का खर्च। ठीक, लोग कुछ कह रहे हैं कि महंगा है इस दफ़ा, लेकिन मैं एक वजाहत लेकिन करता मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने पार्लियामेंट में भी बताया था, उन्होंने कहा कि ये 15 लाख से भी एक्सीड कर रहा था। बड़ी उन्होंने एफर्ट की इसको नीचे लाने बिल्कुल के ऐसे। लिए। ये ज़िमनी आपको 2 चीज़ें मैं बता दूं कि ये बस पैसे की गिरावट की वजह से एक तो फ़र्क पड़ा है, दूसरा लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ का तकरीबन 13.5 लाख वहाँ का पाकिस्तानी रुपया बनता है, और जो बांग्लादेश है उसका 15 लाख से मुतजावज़ है अभी तक। तो पाकिस्तान का जो पैकेज है सरकारी स्कीम का अभी तक और ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अल्लाह हर किसी को लेकर जाए इस बासादत जो है वो उसको घड़ियाँ नसीब हों। फैमिली से जितने भी लोग गए हैं अभी तक वो गवर्नमेंट के कोटे पे ही मेरी फैमिली से गए हैं, तो वो जाकर ये बोलते हैं कि प्राइवेट से बहुत अच्छी रिहाइश का जो है वहाँ पर मकातिब जो बने हैं, जो सिलसिला है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटेट किया जाता है उसमें होता है। तो हाफिज साहब, इस दफ़ा बहुत सारे ज़ईफ़ अफराद भी, और पाकिस्तान से ज़्यादातर रेशो हम लोग देखते हैं तो ज़ईफ़ुल उमर अफराद की ज़्यादा होती है। और फिर भट्ट साहब ने जिस तरह के जिक्र किया सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी करके लेकर जाना, गर्मी का बहुत ज़ोर है, तो इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए इबादत भी करनी है और वहाँ से तो आने का वापस दिल ही नहीं करता जब आप अपनी रात की सोने के लिए भी आराम के लिए भी आ रहे होते हैं, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ज़ईफ़ुल अफराद में? जी, इस हवाले से वज़ारत की तरफ से ट्रेनिंग भी होती है जिसमें हुजात की तरबियत की जाती है, उनको शरई लिहाज से भी और इस्लामी लिहाज से भी, और जो उनकी जो ज़रूरियात है वहाँ के हिसाब से ख्याल रखने के लिहाज से, तिबी लिहाज से, उसके लिहाज से भी उनको आगाह किया जाता है। जैसे जो ज़ईफ़ उम्रा उसके हवाले से वज़ारत जो उधर जो हमारा हज डायरेक्टरेट होता है वहाँ व्हील चेयर का बंदोबस्त भी होता है उनके लिए जो मजबूर है। इस हवाले से गर्मी के हवाले से उनको बताया जाता है कि पानी का वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, निमकुल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। यहीं से जो पाकिस्तान से जो आज़मीन है जिन्होंने इरादा रखा है तो वहाँ यहीं से वो पैदल चलने की आदत बनाए, अपना मामूल बनाए, उसी चप्पल में। मर्द भी है, ख़वातीन है तो अपने घरों में चलने की आदत बनाए पर्दे में, ताकि वहाँ उनके लिए कोई तकलीफ़ का बायस ना बने और आसानी से वो सफ़र कर सके और अपने जो फ़राइज़ और वाजिबात हज की जो अदायगी है सही माना में शरई तौर पर तब करेंगे जब मेडिकली तौर पर सेहत के लिहाज से वो सही होंगे, तो वो ख्याल रख सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। बट सब डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए वहाँ जाके, क्या नहीं करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। यहीं से पाकिस्तान से अगर शुरू कर लें तो तरबियत बहुत ज़रूरी है, जैसे आप साहब ने कहा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप फ़ज़ाई सफ़र के लिए कर रहे हैं, फ़ज़ाई सफ़र आपने करना है तो ममनुआ अशिया या मतलब किसी का दिया हुआ सामान इस तरह पैकेट वगैरह ना लेके जाएं जिसमें आपको पता नहीं कि क्या चीज़ है, खुदा न खास्ता को मंशियात वगैरह कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि सऊदी अरब में बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। हाँ, बल्कि आप मेंशन करें नस्वार का, आज हमने भी सुबह सुबह अपनी न्यूज़ में मेंशन किया तो सऊदी की तरफ से लगा दिया गया है। हाँ जी सर, वैसे ये नस्वार की आदत बड़ी पक्की होती है, ये लोग बेचारे क्या करेंगे? बस ये एक बड़ा अच्छा मौका उनके लिए नस्वार छोड़ने का, तो फिर अल्लाह के घर जा रहे हैं उनसे मांगे, अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह इनकी मदद करेगा। असल चीज़ तो ये है कि हमने वहाँ पे जाके अपनी गलतियों का एतराफ़ करना है और एक मुजरिम की हैसियत से हमने जाना है, और हम असल में चाहते हैं ना कि दुनिया को सही कर दें। वहाँ जाने का मकसद ये भी होना चाहिए कि अल्लाह ताला मैं बेहतर हो जाऊँ, मेरी जो कमियाँ कोताहियाँ हैं, क्योंकि वो तो मुझे पता है या मेरे रब को पता है, लोगों के सामने तो हम बड़े डिफरेंट तरीके से पोस्ट करते हैं। तो डूज़ एंड डोंट्स की अगर बात हो रही थी तो इस तरह सामान आप अपना देख लें, अपनी नज़रों के सामने रखें, बहुत ज़्यादा सामान भी ना लेके जाएं, और मतलब मुख्तसर से आपके 3-4 जोड़े जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं वो। वहाँ पे जाके भीड़ के अंदर आप धक्कम पेल ना करें। आप ज़ईफ़ अफराद का और ख़वातीन का अपने ख़ास ख्याल रखना है। बसों में लोग जाते हैं तो मतलब एक कतार बना लें तो बड़ी अच्छी बात है, लोग भी देखेंगे यार पाकिस्तानी जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम धक्कम पील करें, क्योंकि मीना से अरफात वहाँ से ही बस में या ट्रेन में जाना है, तो उस जगह जगह इस तरह हमने ख्याल करना है। फिर तवाफ़ के दौरान जल्दबाजी कहीं पे मत करें, पैनिक ना हो आप। फिर जिस तरह हर साहब ने कहा
मौसम सख्त है, बाज़ लोग जो है ना वो स्प्रे वाली बोतल ले लेते हैं पानी वाली, उससे ज़रा फ्रेश रहते हैं। अद्वियात अपनी लेके जाएं, वहाँ की रूहानी बरक़ात अपनी जगह, लेकिन आपकी जो सही बात है, जिस्म की ज़रूरत है, आप किसी डिजीज़ में मुब्तला हैं, शुगर की अद्वियात ले रहे हैं, आप साथ लेके जाएं, हार्ट की ले रहे हैं, कोई ऐसी भी चीज़ है। तो वैसे तो हमारे सेंटर मुफ्ती तलहा महमूद साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की कि आपको वहाँ पे आपकी फिटनेस नहीं चलाएगी, जज्बा चलाएगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये बात भी अपनी जगह। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है हाफिज़ साहब, ये लाजमी मेंशन करना, जो तरबियती प्रोग्राम होगा उसमें डेफिनेटली आपको कहा जाता होगा। मेरे जब वालिद और वालदा गए थे तो उनका मामूल था 1 महीने पहले से उन्होंने अपनी डेली जो है वो वॉक शुरू की हुई थी, और ताकि वो आगे जाके फिर किसी किस्म का उन्हें मसला ना बने। तो ये कितना ज़रूरी है कि आप अभी से एक्सरसाइज ज़रा शुरू करें? ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ तवाफ़ आपका है तो भी उसके लिए एक्सरसाइज है। मिना जो हज के जो 5 दिन जो बड़े मुश्किल है, वहाँ से कभी बस भी नहीं मिलती, कभी ट्रेन का इशू होता है, तो वहाँ चलना तो वॉक बहुत ज़रूरी है। जो हुजाज कराम पहले से उनको तरबियत में हमारे बार बार उनको ताकीद की जाती है कि वॉक ज़रूर करें। जो हुजाज पहले से यहाँ वॉक करते हैं या वॉक करने के जो आदी हैं, उनको वहाँ आसानी होती है इस हवाले से, तो बहुत उनके लिए सहूलत होती है। तो वैसे भी आसानी है, तो ये बहुत लाजमी है, सवाल बहुत लाजमी है। हाफिज़ साहब, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर देते हैं। गोवा में इजलास के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद थे। इजलास शुरू हो चुका है भारतीय शहर गोवा में, और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तानी वफ़द ताउन तंजीम का, जिसके लिए तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं, और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। ये इजलास गोवा में इस वक्त शुरू हो बिल्कुल जी, बहुत ही तारीखी लम्हात इस वजह से भी हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। कल वहाँ पर वो पहुँचे और गोवा के अंदर तमाम ही शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के वज़राए ख़ारजा की ये कॉन्फ्रेंस चल रही है। वज़राए ख़ारजा वहाँ पर मौजूद हैं। मीटिंग का सिलसिला आज भी चलता रहेगा, कल भी चलता रहेगा, और आज सबसे पहली मुलाकात हुई ताजिकिस्तानी वज़राए ख़ारजा वज़ीर ख़ारजा के साथ, वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन के साथ, और उसी हवाले से तफसीलात हमारे साथ जो शेयर की जा रही थी उसके मुताबिक बहुत सारे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और इस वक्त भी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी आप लोगों की टीवी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे थे, जो वहाँ पर सरबराह की हैसियत से मौजूद हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बहुत सारी अच्छी आउटकम्स की जो है वो उम्मीद है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हसन तारिब इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं गोवा से बराह रास्त। हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या सिलसिला चल रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त जो शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर वज़राए ख़ारजा की काउंसिल का जो इजलास है वो जारी है, और इजलास से में जो ओपनिंग खिताब है वो इसके जो SCO के चेयर हैं और भारत के वज़ीर ख़ारजा भी हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने अपना जो है वो ओपनिंग खिताब किया है, और इसके अंदर उन्होंने इस इलाके में जो तरक्की के मौके हैं, अगर तावन को बढ़ाया जाए, इसके साथ साथ जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके ऊपर जो है उन्होंने बड़ी तफसीली जो है वो रोशनी डाली है। इसके अलावा जो स्पेशली जो कुछ तजावीज़ हैं जो उन्होंने पेश की हैं, जिनके अंदर इंग्लिश को जो है वो थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की भी जो है उन्होंने एक तजवीज़ पेश की है। इस वक्त इजलास से जो है वो जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ठीक है ना, उन्होंने भी अपना जो है वो की नोट एड्रेस किया है, और उसके अंदर भी जो है उन्होंने इस प्लेटफॉर्म की अहमियत और किस तरह इस प्लेटफॉर्म को जो है वो इस पूरे इलाके को अपलिफ्ट करने के लिए, इसकी इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो इस पूरे इलाके की जो आवाम है उसके मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उन्होंने बड़ा तफसील से जो है वो खिताब किया है। जिस तरीके से मज़ीद तफसीलात हमारे पास आती जाएंगी हम उसको शेयर करते जाएंगे, मगर इस वक्त जो है वो राइट नाउ एजेंडा वाइज मिनट पर मिनट जो है जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो 4-5 जुलाई को जो हेड ऑफ स्टेट्स की जो SCO हेड ऑफ स्टेट्स की जो मीटिंग होनी है उसके एजेंडे को भी जो है साथ साथ फाइनलाइज किया जा रहा है। जी ठीक, मिनट बाय मिनट इसको डिस्कस किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, जो आपके पास डिटेल्स आती जाएंगी हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते जाएंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने अभी तक एड्रेस किया है, और इस खिताब के दौरान उन्होंने तंजीम के मकासद पर भी रोशनी डाली, और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से उन्होंने बात की, और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्होंने भी बात की है, और अभी जो ही इजलास से मुतालिक मज़ीद डेवलपमेंट्स आएंगी तो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे।
जी, ये तो सिलसिला चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबरें जो है हमारे तक आती रहें, हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। बट साहब ये फरमाइएगा, अभी हम जिस तरीके से वॉक का जिक्र कर रहे थे, बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन भी कंप्लीट होनी चाहिए, वॉक का भी सिलसिला शुरू हो जाए। वो जो 5 दिन का जो आप बता रहे हैं मनासिक हज अदा करने, उनमें ख़ास तौर पर मना के, मुज़दलिफ़ा के, मस्जिद नमरा के वो जो औकात हैं, वो कई लोगों, हर किसी को अल्लाह की रहमत बराह रास्त वहाँ पर उतर रही होती है, हर किसी को वहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, लेकिन मुश्किल घड़ियाँ तो होती हैं, मुश्किल लम्हात होते हैं, तो उनमें सब्र तहम्मुल के साथ मुज़ाहिरा करना है और वहाँ पर क्या क्या ताकीद की जाती है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। सब्र तहम्मुल की तो कदम कदम पर ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि देखें, एक तो लिबास अल्लाह ताला ने इंतहाई सादा कर दिया, ठीक है, वो करो फर सारा ख़त्म हो गया, सब यकसा लिबास में आ गए, 2 चादरें, इससे सादगी और क्या हो। सही बात। और चप्पल भी ऐसी मर्दों के लिए कि वो उसकी कैंची चप्पल जिसको कहते हैं, या आपकी वो सैंडल हो जिसमें ऊपर ही वो हड्डी नंगी होती है उसकी, तो ये चीज़ें उसके साथ आपने चलना है। फिर परफ्यूम वगैरह नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, कुछ लोग हैं 3-3 परफ्यूम लगाते हैं, तो फिर पैदल चल रहे हैं, अपना बनाओ संगार आप उस तरीके से नहीं कर सकते, तो अपनी जो मैं है ना उस पर बड़ी ज़द पड़ती है बंदे को। ऊपर से फिर इतना ज़्यादा रश, ऊपर से फिर मुशक्क़त बहुत ज़्यादा, फिर बाल बच्चों से दूरी, तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये इंसान की जो है ना आजमाइश के लिए ही है वहाँ पे, तो अपने आप को वहाँ पर पहचान के और डाउन टू अर्थ। अच्छा बट साहब, एक और इसमें अहम चीज़ जो कुछ मेरे जानने वालों ने मुझे बताया कि जब आप जाते हैं मना से मुज़दलिफ़ा की तरफ, तो आपके जो मकतब की गाड़ियाँ होती हैं वो आपकी मदद करती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि वहाँ से शायद मकतब की गाड़ी आगे लेकर जाती है या नहीं लेकर जाती, तो इस हवाले से कुछ आपका ट्रांसपोर्टेशन का अगर कुछ आप बताएं। मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, मिना से मतलब अजीज़िया से जब आप जाते हैं 8 ज़िलहज को या 7 की रात को अमूमन निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लाखों लोगों का मजमा है, इसलिए जो सऊदी हदायत हैं उसी को आपने फॉलो करना, ज़ाहिर बात है। क्योंकि हर एक मकतब को, मकतब कहते हैं एक मतलब 4-4, 5-5 हज़ार हुजाज के लिए उसका वो एक इंस्टीट्यूशन है, या मोलमीन वाला जो कंसेप्ट था, एक उनके नंबर्स उन्होंने एलोकेट कर दिए, मकतब नंबर 5, मकतब नंबर 50, तो वो इनका इंतज़ाम करते हैं। हमारे पासपोर्ट उन्हीं के पास पड़े होते हैं, तो नकलो हमल का जिम्मेदार भी वही अदारा होता है, तो वो आपको जिस तरीके से कहेंगे आपने वहाँ पे बसें वो अरेंज कर देते हैं बिल्डिंग्स के सामने, और उसमें लोग बास्टम जल्दबाजी करते हैं, तहम्मुल से आपको बस मिल जाती है, आप इंतज़ार करें, वो ले आते हैं मीना। मीना में आपने एक दिन क़याम करना है, उसके बाद जो हज अकबर यानी वो जो बड़ा रुकन है उसको कहते हैं योम अरफा, 9 ज़ुल्हज्जा को आपने वहाँ पर पहुँचना है, वो भी 8 की रात को ही शुरू हो जाते हैं। उसके लिए या तो ट्रेन होगी या फिर मकतब की बस होगी, वो 2 चीज़ें हैं, वो जैसे भी वहाँ पे मकतब की एलोकेशन हुई सऊदी हदायत के मुताबिक ही उसी वक्त पता सारा इंतजाम मौजूद होता है। हाँ जी। अच्छा हाफिज साहब, बच्चे साथ मौजूद होते हैं बहुत सी फैमिलीज़ के, और उनके गुमने के भी चांसेस होते हैं क्योंकि बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो आगे पीछे हो जाते हैं। उसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने एक ऐप मुतारिफ करवाई, मैं चाहती हूँ उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दें कि अगर कोई बच्चा मिसप्लेस होता है, आगे पीछे हो जाता है, बिछड़ जाता है वालिदैन से, तो वो कैसे एप्लीकेशन से बच्चे को तलाश कर सकते हैं? माशाल्लाह बेहतरीन, आजकल तो ये जदीद दौर है ऐप का। एक तो हुकूमत की तरफ से जो है कार्ड होता है हर हाजी के साथ, वो जो कार्ड है उसके पासपोर्ट की जगह पे होता है, उसकी सारी मालूमात उसमें होती है, वो उसके साथ होना लाजमी है। अगर वो उसके साथ होगा तो कहीं अगर वो गुम भी हो जाए तो वो ट्रेस हो जाएगा उस मतलूबा मकाम पे, जिस तरह वजारत की तरफ से जो शुबे बाज़ियाबी गुमशुदगी वो सारे होते हैं, तो उस तरह वो पहुँच जाएंगे। नंबर 2, जो ऐप है, इस तरह से जो ऐप जो नुसुक है उसमें उम्रे के हवाले से, हज के हवाले से और इसके हवाले से भी जो ऐप है, ये हाजियों के लाजमी, आज हमने तरबियत में ये चीज़ लाजमी रखी है कि जो हजादे कराम है जो हज पे जाएं, इस तरह जो मोबाइल है स्मार्ट वो लाजमी होना चाहिए, और उसकी तरबियत यानी उसके बाद जो ज़रूरी मालूमात वो भी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि वो जब मालूमात लाजमी होगी वो सीख लेंगे हजादे कराम यहाँ से, तब वहाँ जाके ऐप इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। तो हमारी वो तरबियती प्रोग्रामों में वो जो नुसुक ऐप है उसके बारे में भी उनको तरबियत दी जा रही है कि उसके इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है, ताकि वहाँ हाजियों को इबादत के हवाले से या इस तरह की मुश्किलात के हवाले से किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत खूब, बहुत खूब। और यकीनी तौर पर जब आप ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं तो बात में भट्ट साहब ने भी जिक्र किया कि पैनिक जो है वो नहीं क्रिएट करना चाहिए किसी भी किस्म का, अगर कोई बिछड़ भी जाता है तो फिर भी
एक मिसकॉन्सेप्शन कल परसों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो मेरी वालदा ने भी मुझसे पूछ लिया कि सुनने में आ रहा है, अब मुझे तो लगता है कि बिल्कुल गलत खबर है कि इस दफ़ा जो जमजम है वो भी खरीद कर आप लेकर आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने बताया ना कि वो शामिल है हाँ जी, मैं अर्ज कर दूँ, ये 2016-17 से ये चीज़ शामिल है। इससे पहले हुज्जाज कराम खुद जाके वो जमजम की टूटियाँ जहाँ पे लगी होती थी वहाँ पे अपने मर्जी का कैन भर के ले आते थे। ठीक है। लेकिन वो एक तो डिफरेंट साइजेस के होते थे, उसकी लीकेज के बहुत ज़्यादा वो आ रही थी शिकायत। तो फिर सऊदी हुकूमत ने एक लीक फ्री पैकिंग जो कि डबल लेयर में होती है और वो यकसा है वो मुतारफ़ करवाई थी। उसकी पैकिंग की एक कीमत है कि वो मतलब फ़ज़ाई सफ़र के लिए बड़ी मौजू है, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा उनका पायल बन जाता है। तो क्योंकि अगर 300-350 तो फिर हर किसी का उतना सामान और जमजम की खासियत भी है कि आप जिस पानी में डालते हो उस पानी की खासियत भी बदल जाती है, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुअर भट्ट साहब आपके तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब वक्त निकालने के लिए। और इसी तरीके से हमारी कोशिश होगी कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी हम लोग हज के ऊपर प्रोग्राम करें ताकि मज़ीद भी इसके हवाले से आपको बताया जा सके, आगाह किया जा सके। वेल मुझे सलमा को This one was good. हाँ, उसकी वजह ये थी कि मैं पिछले जिस चैनल में था मेरी को होस्ट का नाम था। बहुत शुक्रिया सलमा आपका, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। वीकेंड एंजॉय करें, मुलाकात होगी आप लोगों से मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।